इस एपिसोड में तारा मिजोरम के सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से टकराव करती है। वो अकेली और उसके सामने एक बंदूकों और पिस्तौलों से लैस खतरनाक गिरोह। मिजोरम के घने जंगलों में ये लड़ाई होती है। तारा अपनी सूझबूझ की ताकत से क्या जीत पाएगी? देखिए आगे। सीक्रेट एजेंट तारा और सोने के खूंखार स्मगलर। तारलान राष्ट्रीय उद्यान वो बहुत विशाल था। ये म्यांमार की सीमा से 1/3 मिजोरम के अंदर तक फैला हुआ था। जंगल घना था और इतना सघन था कि दिन में भी प्रकाश अंदर नहीं पहुंच पाता था। साल भर बादल और कोहरा इसे ढंके रहते थे। अगर कोई रास्ते थे भी तो वे जानवरों द्वारा बनाए गए थे और फिर घास और लताओं से ढक जाते थे। ये मनुष्यों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। लेकिन फिर भी तारलान इंसानों के लिए एक मूल्यवान जंगल था। इसके अंधेरों ने सोने की तस्करी के गुप्त मार्ग छिपाए हुए थे। जब रात हो जाती और उल्लू और झींगुरों की आवाजों के अलावा जंगल में सन्नाटा छा जाता था, तो लोगों का काफिला म्यांमार से सोने की टोकरियां पीठ पर लादकर घोर अंधेरे में धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे गांव के कोनों तक पहुंचते थे। फिर रात में टोकरियों को मोटरसाइकिलों और ट्रकों पर लादा जाता और भोर तक मणिपुर होते हुए असम ले जाया जाता। पूरे भारत में सिर्फ म्यांमार से ही 20% तस्करी का सोना लाया जा रहा था। म्यांमार से सस्ते दामों में जो सोना खरीद जाता था और फिर उसे भारत के छोटे शहरों की धूल भरी गलियों में बाजार मूल्य पर बेचा जाता था। एक चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। कर्नल ने तारा को अपने कक्ष में बुलाया। बैठो तारा, देखो ये मिजोरम पर एक प्रस्तुति है। पहली स्लाइड वन क्षेत्र के बारे में है। वहां का जानवर क्लाउडेड लेपर्ड है। और ये अगली स्लाइड लेपर्ड कैट के बारे में है। तुमको इन जानवरों और मिजोरम के बाकी जानवरों और पक्षियों का अच्छी तरह से अध्ययन करना होगा। मैं समझी नहीं कर्नल, ये सब क्या है? थोड़ा आप बताएंगे मुझे करना क्या है? तुम्हें अगले असाइनमेंट के लिए कुछ महीनों तक मिजोरम जाना है। अब आगे चले। अगली स्लाइड में रात के समय जंगल में जाते हुए लोगों की एक कतार है। ये कौन है? ये कहां से आए हैं? तुमको इसका पता लगाना होगा। वे रात में अपनी पीठ पर खाली टोकरियां लेकर कहां जा रहे हैं? हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमें संदेह है कि वे सोना लेने जा रहे हैं। सोना कहां तक जाता है, पूरा पता लगाओ। तीसरी स्लाइड में गांव के लोगों को देखो। तुमको मीज़ो भाषा सीखने होगी। इसके लिए 2 महीने का समय है। तुम वहां पर गांव के लोगों के बीच में ही रहोगी। तुम अब हर रविवार से चर्च जाना शुरू करो। वहां के लोगों से बातचीत करो और बाइबल का अध्ययन करो।
इस असाइनमेंट के लिए तुमको ईसाई धर्म अपनाना होगा, क्योंकि 85% मीज़ो लोग ईसाई हैं। इससे तुम्हें उनके समाज में घुलने मिलने में मदद मिलेगी। वह एक बहुत जुड़ा हुआ समाज है, इसलिए भाषा जानना और उनके जैसा दिखना बहुत ज़रूरी है। तुम महीनों तक अकेले ही काम करोगी। याद रखना, सिर्फ स्मगलर्स की जांच करना है, दूर से देखना और समझना है। मुठभेड़ बिल्कुल नहीं करनी है, वहां के लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। किस आदमी के कनेक्शन कहाँ तक है हमें नहीं पता, इसलिए तुमको बहुत सावधान रहना होगा और किसी भी अनावश्यक जोखिम से बचना होगा। फिर भी अगर बहुत आवश्यक हो तो बैकअप के लिए पुलिस उपलब्ध रहेगी। तुम्हारी भूमिका वन्य जीव के शोधकर्ता की होगी, इसलिए तुम दूरबीन लेकर घूम सकती हो और कोई तुम पर शक नहीं करेगा। तुम तारलान गांव में एक अलग घर में रहोगी। ये गांव तारलान पार्क के बहुत करीब है। कर्नल, मैं अभी से इसकी तैयारी शुरू कर देती हूँ। ये बहुत ही रोमांचक कार्य प्रतीत हो रहा है। एक खामोशी भरा आगमन। तारा उस तरह की एजेंट नहीं थी जो सबका ध्यान आकर्षित करती हो। वो हल्का फुल्का सामान लेकर चलती थी, कम बोलती थी और आसानी से अपने परिवेश में लोगों में घुल मिल जाती थी। यहाँ पानी का क्या सिस्टम है? सुबह और शाम की सप्लाई कब आती है? मकान में कुछ पता ही नहीं चल रहा। आधिकारिक तौर पर वो वन्य जीवों का अध्ययन करने वाली चश्माधारी शोधकर्ता की छवि दिखाती थी। अनौपचारिक रूप से वो एजेंसी की सर्वश्रेष्ठ गुप्तचरों में से एक थी। उसका मिशन शब्दों में कहा जाए तो बहुत सरल था। तारा सिर्फ नेटवर्क का पता लगाना है और उसे तोड़ना है। असल में कर्नल ने सिर्फ इतना ही आदेश दिया था, तारा सिर्फ नेटवर्क का पता लगाना है और उसे तोड़ना है। तारा ने अपनी तरफ से जोड़ दिया था। वो एक सरल मिशन से एक खतरनाक मिशन बन गया था। तारा को सिर्फ खतरनाक मिशन में ही मजा आता था। स्थानीय लोग बाहरी लोगों से सावधान रहते थे, लेकिन तारा जानती थी कि धैर्य ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। उसने सबसे मिलना जुलना चालू किया। ये बिजली का बिल किधर भरना है, कृपया मुझे बता देंगे? मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। वो गांव में और गांव के बाजार में सभी लोगों से मिली और अपना परिचय दिया। चिबाई, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं यहाँ क्लाउडेड लेपर्ड पर शोध करने आई हूँ। ये एक बहुत सुंदर गांव है। मैं ईसाई हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चर्च कहाँ है? वो रोड के एंड पे जो कॉर्नर है, उधर राइट मुड़ जाओ, सामने ही है। चिबाई, मैं आपके गांव में रहने वाली एक वन्यजीव शोधकर्ता हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे खाना पकाने के लिए अच्छे मसाले कहाँ मिल सकते हैं? आप यहाँ नई आई है। इस गली में ही 5 दुकानें छोड़कर गिरीश मसाले के दुकान है, बहुत बढ़िया है। अरे, ये तो अब आज बढ़िया खाना बनेगा। धन्यवाद। वो स्थानीय त्योहारों में भाग लेती थी और पड़ोसियों की मदद करती थी। धीरे धीरे वो उनके समाज में घुल मिल गई और उसे स्वीकार किया जाने लगा। वो चर्च जाती थी और दूसरों के साथ प्रार्थना करती थी, जो एक बड़ा कदम था। वन के रास्तों की पहचान। एक शोधकर्ता के रूप में उसने क्लाउडेड लेपर्ड पर शोध करने का कार्यभार संभाला, जिसके लिए उसे दिन रात वन रक्षकों के साथ जंगल में जाना पड़ता था। उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जंगल में पेड़ों पर कैमरे लगाए। ये साधारण कैमरे नहीं थे, ये दिन रात के रिमोट ऑपरेटेड हाई डेफिनेशन सोलर कैमरे थे, जिसमें बहुत साफ पिक्चर आती थी। इन्हें मोबाइल से कहीं से भी देखा जा सकता था। उसने जानवरों का अध्ययन करने के बजाय पोर्टर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए थे।
1 महीने के भीतर ही उसने जानवरों के कच्चे रास्तों पर चलते हुए दिन रात जंगल की छानबीन की। अब वह जंगल के सारे रास्तों को अच्छी तरह जानती थी। छायाओं में से किया हमला। हाँ बोलिए, मुझसे कुछ काम था क्या? हालांकि आप जंगल से भली भांति परिचित हैं, फिर भी वहां अकेले न जाएं। मैं तो जानवरों से पर्याप्त दूरी बनाए रखती हूँ और उनका बहुत सम्मान भी करती हूँ। कभी भी उन्हें छेड़ती नहीं हूँ। मैं जानवरों की नहीं, इंसानों की बात कर रहा हूँ। इन जंगलों में बहुत सारे बर्मी कुली घूमते रहते हैं। वे अच्छे लोग नहीं हैं। आपको उनसे खतरा है। मैं सावधान रहूंगी। खैर, वैसे भी हम मोबाइल के जरिए हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। एक शाम वो घने जंगल में कैमरा सेट कर रही थी। उसने थोड़ी दूर बैठे 4 आदमियों को अपनी तरफ घूरते हुए देखा। वे शक्ल से बदमाश लग रहे थे। वे चारों उठे और फिर उसकी ओर आने लगे। सिक्योरिटी ऑफिस की ओर जाने के बजाय वो उल्टा जंगल में और अंदर चली गई। क्या बोलते हो? उसका पीछा करें? अंधेरे में हम पहचान में नहीं आएंगे। हमारी किस्मत अच्छी है, लगता है वो जंगल में और अंदर जा रही है। वो घने जंगल में घुस गई और फिर एक बड़े पेड़ के पीछे गायब हो गई। वो कहाँ गई? यहीं कहीं होगी। चलो उसे ढूंढते हैं, लेकिन सावधान रहें, यहाँ थोड़ा अंधेरा है। हाँ, वह आसपास ही होगी। देखते रहो, हम अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं। एक व्यक्ति गिरे हुए पेड़ के पीछे गया। उसके चेहरे पर घमासान घूसों की बारिश हुई और उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश हो गया। दूसरा व्यक्ति झाड़ियों के पीछे इधर उधर झांक रहा था। तभी उसे पीछे से गर्दन पकड़कर दोनों हाथों से कसकर उसका गला दबाया गया। अंधेरे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गर्दन पर कसाव इतना ज्यादा था कि सांस नहीं आ रही थी। वह छटपटाकर बेहोश हो गया। तीसरा व्यक्ति घनी बेलों वाले इलाके में था। बेलों के अंदर से उसके पीछे से जोर से खींचा गया और वह पीठ के बल जमीन पर गिर गया। फिर तारा ने पैर से पूरे जोर से उसका सीना दबाया। उसकी पसलियां टूट गईं और वह बेहोश हो गया। चौथा व्यक्ति घबराया हुआ था। वो अपने दोस्तों के नाम पुकारता रहा। अंगचा, मिनखान, मोहाइन। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी उसने झाड़ी के बाहर किसी का पैर बाहर निकला देखा। वो ये देखने के लिए झुका कि किसका पैर है। तारा दौड़कर उस पर झपटी। वो बचने के लिए नीचे झुका तो उसके कंधे पर लकड़े से ताबड़तोड़ वार हुए। उसने उठने की कोशिश की तो उसके चेहरे पर और उसके होश में आते हुए दोस्त की छाती पर लगातार लकड़े से वार हुए। उसका दोस्त पूरी तरह बेहोश हो गया। फिर उसके सिर को लकड़े से मार मार कर फोड़ डाला। वो वहीं गिर गया। को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले कुली का जबड़ा टूट गया था, दूसरे के कंधे और सिर की हड्डियां टूट गई थी। बाकी जिस व्यक्ति की पसलियां टूट गई थी और जिसका गला दबाया था, वे दोनों वेंटिलेटर पर थे। बर्मा के कुलियों के बीच यह बात फैल गई कि वह लड़की जंगल की भटकती आत्मा है जो कुलियों को बहकाती है और फिर उन पर हमला करती है।
उससे दूर रहना ही ठीक है। कैमरे से मिला पैटर्न। आधी रात के ठीक बाद जब जंगल में घोर अंधेरा होता था, कुलियों का एक समूह जंगल के कच्चे रास्तों से धीरे धीरे ढलान से नीचे आता था। उनके पीठ पर बांस की टोकरियां बंधी रहती थी, जिनमें सूखी जड़ी बूटियां भरी होती थी। वे बहुत धीरे चलते थे, मानो कोई भारी बोझ उठा रहे हों। कुली हमेशा पूरी तरह खामोशी से चलते थे, मुख्य रास्तों से बचते थे और कभी गांव से नहीं गुजरते थे। उनके साथ कुछ लोग बंदूकें लिए थोड़ी दूरी पर चलते थे। हर आसपास की हलचल पर कड़ी नजर रखते हुए। तारा ने अपने कैमरे में समूह को देखा, लेकिन वे इतनी दूर थे कि उनका पीछा करना मुमकिन नहीं था। उसने अगले कुछ दौरों के उनके क्रम का अध्ययन किया। हर चौथे दिन आधी रात के बाद ये समूह आता था। रास्ता बदलता रहता था, लेकिन 3 मुख्य रास्ते थे, जिनमें से एक को प्राथमिकता दी जाती थी। फिर एक दिन जंगल के मुहाने के कैमरे में देखा कि समूह जंगल में घुस रहा है। वह जल्दी से छोटे रास्ते से होकर समूह के आगे अंधेरी छायाओं में उनका इंतजार करने लगी। घने जंगल में से चुपचाप समूह गुजरता गया। वह दूरी बनाए उनका पीछा करती रही। वह बिल्ली की तरह सावधानी से पाँव रखती हुई झाड़ियों के बीच से गुजर रही थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे एक सूखी शाखा टूट गई। उसे मालूम था, जंगल की खामोशी में टहनी टूटने की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देगी। वो खतरे को भांपकर झाड़ी के पीछे छिप गई। उसे मालूम था किसी प्रकार की लड़ाई उसका सारा कवर खत्म कर देगी। उधर 2 बंदूकधारी आवाज सुनकर रुक गए। दोनों बंदूकधारियों ने समूह को आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन खुद वे टॉर्च की रोशनी में जांच पड़ताल करने लगे। वे धीरे धीरे उसकी झाड़ी की ओर बढ़े। तारा ने मुठभेड़ के लिए एक लकड़ी उठा ली। अब वे झाड़ी से तकरीबन 5 फीट की दूरी पर थे। तभी झाड़ियों में से एक सुअर निकला और दौड़कर उनके पास से चला गया। बंदूकधारी उसे देखकर निश्चिंत हो गए और वापस लौट गए। तारा ने राहत की सांस ली। ढलान वाला रास्ता संकरा, फिसलन भरा और घनी पत्तियों से ढका हुआ था। लगभग 1 घंटे बाद वह एक खुले मैदान में खुला। जंगल के किनारे से तारा ने दूरबीन से देखा। नीचे दूर एक झोपड़ी थी। वहां पर कुछ लोग इकट्ठा थे। एक झोपड़ी में एक छिपा हुआ था चेक पॉइंट। राइफल लिए हुए आदमी पहरा दे रहे थे। तिरपाल और बांस से बनी एक अस्थायी संरचना के अंदर एक धुंधली लालटेन टिमटिमा रही थी। टोकरियां खोली गई थी और उनकी जांच की गई थी, और जड़ी बूटियों की परतों के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। पीले सोने के बिस्किट और सोने की पट्टियां कसकर लपेटे और सील किए हुए थे। तारा का संदेह की पुष्टि हो गई, लेकिन ये तो बस खेल की शुरुआत थी। बांस की टोकरियों की कहानी। तारा गांव के जीवन में पूरी तरह घुल मिल गई थी। अपनी एक प्रार्थना सभा में वो टोकरी के झोपड़ी से बात के रास्तों का पता लगाने के बारे में सोच रही थी। तभी एक कुली का काम करने वाले एक युवक ने उससे बात की। उन्नो, हमारे परिवार में शादी है। मेरी छोटी बहन की शादी है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप और मैं एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं।
क्या आप मेरी थोड़ी आर्थिक मदद कर सकती हैं? मैं गांव के लोगों से नहीं मांग सकता हूँ, मेरी इज्जत चली जाएगी। हाँ जरूर, आप शाम को मेरे घर से पैसे ले लीजिए, लेकिन क्या आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं? जरूर, क्या है? आप म्यांमार से रात में जंगल के रास्ते टोकरी ढोने के बारे में जानते हैं? मैंने ये काम कई बार किया है। एक रात के काम के लिए अच्छी कमाई होती है। मेरे लिए एक टोकरी ढो दीजिए, मैं इसके लिए आपको अलग से पैसे दूंगी, और टोकरी के अंदर ये डिस्क डाल दीजिए। ये क्या है? ये एक पेडोमीटर है। आप जानते हैं, ये तय की गई दूरी को मापता है। मैं एक बांस की टोकरी के जीवन पर शोध कर रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि बांस की टोकरी म्यांमार से कितनी दूरी तक टूटे बिना जा सकती है। असल में वो पेडोमीटर नहीं, बल्कि एक जीपीएस ट्रैकर था। ये तो आसान और अच्छी कमाई है, मैं ये करूँगा। टोकरी के ट्रैकर की मदद से अब तारा तस्करी किए गए सोने के मार्ग का पूरा पता लगा सकती थी। नेटवर्क का पर्दाफाश। अगले कुछ दिनों में तारा ने उनकी गतिविधियों का नक्शा बनाया। ये ऑपरेशन बेहद सुनियोजित था। नीले रंग का मफलर पहने एक व्यक्ति हमेशा लोडिंग की निगरानी करता रहता था। अंतिम खेप कृषि आपूर्ति ट्रकों पर लादी जाती थी। सोने को पूरी तरह से सब्जियों और घास से ढक दिया जाता था। सोना फिर असम पहुंचता था। जहां एक छोटे से घर के आगे टोकरियों से निकालकर इसे सब्जियों और फलों के लकड़ी के टोकरों में भरकर ट्रक पर लादा जाता था। नीले रंग का मफलर पहने वो व्यक्ति ज्यादा बोलता नहीं था। वो कभी ज्यादा देर तक रुकता नहीं था। लेकिन सभी उसकी बात मानते थे। तारा जानती थी वो मुख्य व्यक्ति था। सरगना को पकड़ने की तैयारी। स्मगलिंग की पूरी सप्लाई चेन का एक ही केंद्र बिंदु था, नीले मफलर वाला सरगना। तारा जानती थी अगर सरगना को जिंदा पकड़ लिया गया तो सोने की तस्करी के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल जाएगी और साथ ही साथ म्यांमार से आने वाली तस्करी के सोने की श्रृंखला भी खत्म हो जाएगी। उसने स्थानीय पुलिस से बात की। देखिए, लेन देन का अंतिम बिंदु जहां माल सब्जी के ट्रकों में लादा जाता है, खुले क्षेत्र में है, जंगल से लगभग 100 मीटर दूर। हमारे लिए वहां कोई आड़ नहीं है, कोई छिपने की जगह नहीं है। पुलिस बल के लिए अचानक हमला करने का कोई मौका नहीं है। मेरे पास सरगना को पकड़ने की योजना है, सुनिए मैं बताती हूँ। योजना सुनने के बाद अधिकारी ने कहा, ये योजना आपके लिए बहुत जोखिम भरी होने वाली है। हाँ, लेकिन जोखिम तो हमेशा रहता है, पर ये एक तरह का सोचा समझा जोखिम है। सोने की बड़ी डिलीवरी। नीले मफलर वाले आदमी का नाम साइजान था। उस दिन साइजान ने एक साहसिक कदम उठाया। सोने की एक बड़ी खेप, सामान्य से कहीं अधिक, डिलीवरी की बड़ी रकम।
उसे विश्वास था कि अनिश्चितता ने अब तक उसकी रक्षा की है। उधर तारा का विश्वास था कि तैयारी से ही सफलता मिलती है। अनिश्चितता और तैयारी का टकराव होने जा रहा था। आप लोग जंगल के अंदर छुपकर इंतजार करिए। उस रात वह जंगल के किनारे सही समय का इंतजार कर रही थी। पुलिस जंगल के अंदर छुपी हुई चुपचाप इंतजार कर रही थी। शिकार की रात। सुबह बारिश हुई थी। जंगल फिसलन भरे रास्तों में बदल गया था। कुली रात में धीरे धीरे चल रहे थे। खुली मैदान के पहले 2 बंदूकधारियों ने समूह को रोका और फिर टॉर्च की रोशनी खुले मैदान की ओर चमकाई। तारा जंगल के किनारे से निकलकर साइजान की ओर चलने लगी। साइजान ने उसे देखा और जम गया और उसने तुरंत सबको रुकने का इशारा किया। कोहरे में साइजान को एक पतली सी महिला की आकृति दिखाई दी जो उसकी ओर आते हुए उसे हाथ हिला रही थी। साइजान ने अपनी पिस्तौल निकालकर तैयार रखी। ये एक जाल हो सकता था। महिला ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर दिखाए कि उसके पास कोई हथियार नहीं है। वो उसकी ओर चलती रही। जब वे करीब आईं तो उसने कहा, मैं आइजोल में सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के हाई कमांड से हूँ। सुनो, समय बहुत कम है। पुलिस अभी थोड़ी देर में यहाँ पर भी छापा मारने वाली है। पूरा ऑपरेशन रद्द कर दो। तुम मुझे चेतावनी क्यों दे रही हो? बाकी के बड़े अधिकारी कहाँ हैं? उन्हें मुझे फोन करना चाहिए। तभी कुछ दूरी पर 2 जीपों की बत्तियां साइजान की ओर आती हुई दिखाई दी। सुनो, आज हमारे सुरक्षा तंत्र में बहुत गड़बड़ हुई है। सारे एजवाल में छापे पड़ रहे हैं। पूरा गिरोह अंडरग्राउंड हो गया है। हम तुम्हें फोन करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे क्योंकि सभी फोन निगरानी में हैं। इस कंसाइनमेंट में हमारा करोड़ों का पैसा लगा है। इसे हम नहीं खो सकते हैं। पूरा ऑपरेशन रद्द कर दो, बाकी 15 दिन के लिए भी। मुझे अभी गायब होना होगा। तुम भी यहाँ से निकलो। लेकिन उससे पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ टोकरियां बाहर रख दो। साइजान ने पिस्तौल अपनी जीन्स में रखी और वो झोपड़ी में अंदर गया। कुछ खाली टोकरियां उठाईं। वो सोच रहा था, ये मैडम तो बहुत सुंदर है। मैं आज तक हाईकमान से नहीं मिला हूं। सुना है बहुत अमीर लोग हैं। अभी टोकरियां बाहर रख देता हूं। मुझे ऑपरेशन रद्द करने से नुकसान हो गया, पर अच्छा है मैडम ने बता दिया, नहीं तो पूरा लॉस हो जाता है। तारा बाहर खड़ी थी। जैसे ही वो बाहर आया तो तारा उस पर झपटी और उसकी छाती पर जोरदार लातें मारी। उसके हाथ से टोकरी गिर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर उसने तुरंत संभलकर अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन तारा पीछे हटती गई और किक मारती गई। दूसरी किक से उसकी पिस्तौल छिटक कर गिर गई। तभी तारा तेजी से उसके करीब आ गई और उसके चेहरे पर घूंसे मारे। उसने अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपने बाएं हाथ से तारा पर जोरदार प्रहार किया। तारा ने उसकी छाती पर जोरदार लातें मारी। पसलियां टूटने की आवाज आई। दर्द की लहर साइजान के चेहरे पर दौड़ गई, पर उसने तारा पर वार किया। फिर उसने दर्द पर काबू किया और तारा पर 3 वार किए। तारा उसके जबरदस्त वार सहन कर गई। फिर तारा पीछे हटी और फिर उसकी छाती पर फिर लातों से लगातार वार किया। फिर एक जबरदस्त वार मुंह पर। वो कुछ सेकंड के लिए बेसुध खड़ा रहा, फिर गिर गया।
तब तक पुलिस भी आ गई। उस रात पुलिस ने बड़ी मात्रा में सोना जब्त कर लिया और कुलियों, बंदूकधारियों को पकड़ा, और सबसे महत्वपूर्ण उनके लीडर साइजान को। पुलिस मुख्यालय में। सच कहूं तो कल जब आपने योजना बताई थी तब हमें आप पर यकीन नहीं था। फिर कर्नल साहब को मैंने फोन किया और तब हमें पता चला कि आप कौन हैं। कोई बात नहीं अधिकारी जी, मुझे पता है कि मेरे बारे में पहली राय कभी सही नहीं होती। मैं सख्त मिजाज की दिखती ही नहीं हूं। खैर, अब चेन की पहली कड़ी टूट गई है, लेकिन बाकी चेन अभी भी बाकी है। सैजान की गिरफ्तारी अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। उसके ऊपर बहुत सारे लोग तस्करी में शामिल हैं, जिन्हें पकड़ना जरूरी है। मुझे एक अहम बात समझ में आई है। किसी लीडर को पकड़ने से नेटवर्क सिर्फ कमजोर होता है, लेकिन उसकी हर कड़ी को नष्ट करके ही उसे पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। आपके साथ ये ऑपरेशन करके बहुत अच्छा लगा। नमस्ते, चलती हूँ। वापस जाने के पहले तारा को उनका बैम्बू डांस बहुत पसंद आया था। उसे सांस्कृतिक नृत्य करना बहुत अच्छा लगता था। जाने के पहले सबसे मिली। मिजोरम में ये उसका आखिरी दिन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए।